Hello everyone, welcome back to my channel. So first of all, happy मकर संक्रांति to all of you. I believe कि बहुत सारे लोग आज पतंग उड़ा रहे होंगे और जिनको नहीं आती वो ऑफ कोर्स पढ़ाई ही कर रहे होंगे जस्ट लाइक मी। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मेरे पास इंग्लिश की स्ट्रैटेजी को लेके, इंग्लिश के स्ट्रैटेजी के बारे में बता दो, मार्क्स नहीं आ रहे इंग्लिश में एंड क्या करें क्या नहीं। तो उसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि आप अपने मार्क्स को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं एंड ऐसे कौन से सोर्स हैं जो अभी मैं करंटली यूज़ कर रही हूँ इंग्लिश को लेके, तो उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल से। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या एडिटोरियल खुद से पढ़ें या एडिटोरियल की क्लास लें, क्या करें क्या नहीं करें। उस सबसे पहले मैं ना एक आपसे बात करती हूँ पर्सनली। देखो, इंग्लिश कोई आज अचानक से आ जाने वाली चीज़ नहीं है, बिकॉज़ आप भी जानते हो कि आप इंग्लिश को बचपन से पढ़ रहे हो एंड स्टिल आप मतलब बहुत सारे लोगों को अभी भी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश को लेके। तो ऐसा नहीं है कि आज आपने ये स्ट्रैटेजी देखी, आपने काम किया और अगले दिन आपके मार्क्स बढ़ने स्टार्ट हो जाएँगे। इंग्लिश में जो है मार्क्स ना ग्रेजुअली बढ़ते हैं। जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे-वैसे ग्रेजुअली आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अचानक से आपके 5 से 10 मार्क्स बढ़ जाएँगे, ऐसा नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर आप अपनी प्रैक्टिस को लेके कंसिस्टेंट हैं देन ऑफ कोर्स जो है आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि मैं बात कर रही थी एडिटोरियल को लेके कि एडिटोरियल का क्या करें? तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं द हिंदू पे डेली ऑनलाइन एडिटोरियल पढ़ती हूँ। मतलब वैसे तो मैंने बीच में बंद कर दिया था बिकॉज़ ऑफ माय एग्ज़ाम, बट अब मैंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया है पढ़ना। तो देखो, आपके ऊपर है, अगर आपको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है, आपको रीडिंग में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आप अभी एक काम कीजिए, डायरेक्ट न्यूज़पेपर या डायरेक्ट एडिटोरियल पे जंप मत कीजिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप जो है वाईटी पे जो है बहुत सारी आपको एडिटोरियल की क्लासेस मिल जाएँगी। आपको निमिषा बंसल मैम की क्लासेस मिल जाएँगी, वरुण चित्रा सर हैं, अड्डा पे बहुत सारी क्लासेस होती हैं। तो आप कोई भी मेंटोर को जो आपको पसंद आए, जिसका आपको समझ में आए, देखो सबका मेंटालिटी लेवल अलग-अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि सबको एक ही टीचर का समझ में आए। आपको जिस टीचर में कंफर्टेबल होता है, आपको जिस टीचर का समझ में आता है, सबसे पहले आप एडिटोरियल क्लास लें। एडिटोरियल की क्लास से आपका होगा क्या? देखो, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो टीचर एडिटोरियल कराते हैं ना, वो पहले आपको रीडिंग का टाइम देते हैं। आप पहले उसको रीड करें, खुद से समझने की कोशिश करें और उस टाइम ना आपको क्या होगा, कुछ चीज़ें समझ में आएँगी, आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएँगी एंड देन जब वो टीचर आपको दोबारा कराएगा वो एडिटोरियल, उस टाइम जो आपको चीज़ें नहीं समझ में आई थी, वो आपको अच्छे से समझ में आएँगी। तो इस तरीके से ना आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाती है। आपने खुद से भी रीड किया एंड जो टीचर ने आपको समझाया, आपने वो भी समझा। ठीक है? सेकेंडली उसी एडिटोरियल क्लास में टीचर आपको जो है सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कराते हैं, सिनोनिम, एंटोनियम वगैरह भी बताते हैं। तो आपको जो है वर्ड भी मिल जाते हैं वोकैब्युलरी के, आपकी आरसी की भी प्रैक्टिस हो जाती है, तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। बट अगर आपको जो है रीडिंग समझ में आती है, आपको एडिटोरियल समझ में आते हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप जो है खुद से एडिटोरियल पढ़ें। अब जब आप खुद से एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, जब मैं एडिटोरियल पढ़ती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, जो मेरे को न्यू वर्ड लगता है ना, मैं उसको नोट डाउन कर लेती हूँ। मैंने एक छोटी-सी नोटबुक बना रखी है, तो अब वैसे तो मैं अब उतना ज़्यादा नोट नहीं करती हूँ। बट उस छोटी-सी नोटबुक में आप जो है अपने सारे वर्ड लिख लीजिए। आपने एक बार वो वर्ड लिख लिए, ठीक है, आपने पूरा एडिटोरियल पढ़ा, आपके जैसे मान लो 5 से 6 वर्ड आपको न्यू मिले उस एडिटोरियल में, ठीक है। उसके बाद ना बताएँ जब आप पूरा एडिटोरियल पढ़ लें, उसके बाद गूगल पे जाके सर्च करें उनके मीनिंग, उसको समझें अच्छे से, ठीक है। एंड देन उसके बाद ना जब आप वो जो वर्ड्स हैं ना वो सारे समझ लें ना, उसके बाद आप दोबारा से वो एडिटोरियल रीड करके देखना सेकंड टाइम में ना आपको वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बिकॉज़ जो वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहे थे ना, उनके भी मीनिंग जो है अब आपको जाके जो पता है। ठीक है? तो ये तो एडिटोरियल की बात हो गई, ये आपके ऊपर है कंप्लीटली कि आपको कैसे करना है, कैसे नहीं करना। अब कुछ एक टॉपिक, अब ज़रूरी तो नहीं है कि भई जो है एडिटोरियल से ही रिलेटेड आए एग्ज़ाम में, नहीं। और भी टॉपिक होते हैं इंग्लिश में जो आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आपका क्लोज़ टेस्ट होता है। क्लोज़ टेस्ट के लिए सबसे क्लोज़ टेस्ट में ना अगर आपको क्लोज़ टेस्ट करना है तो आपकी वोकैब्युलरी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज़ जो भी उसमें वर्ड्स आते हैं वो वोकैब्युलरी बेस्ड होते हैं ज़्यादातर। देखो, क्लोज़ टेस्ट भी कई तरीके के आते हैं, एक फिल इन द ब्लैंक होता है नॉर्मल, एक वोकैब्युलरी बेस्ड आता है, एक सिनोनिम बेस्ड आता है जिसमें आपको ब्रैकेट में वर्ड दे रखा होता है, उसका सिनोनिम आपको लिखना होता है। तो कई तरीके के क्लोज़ टेस्ट होते हैं, वो आपकी किस्मत है आपको एग्ज़ाम में कैसा मिलता है। तो उसके लिए आपकी वोकैब्युलरी अच्छी होनी चाहिए। वोकैब्युलरी कैसे अच्छी होगी, जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे उतने ज़्यादा आपको वर्ड से फ़ैमिलियर होंगे, जितने ज़्यादा आप वर्ड से फ़ैमिलियर होंगे उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी जो है वोकैब्युलरी होगी, ठीक है। उसके बाद आता है एरर डिटेक्शन। देखो, एरर डिटेक्शन के लिए 120 रूल्स ऑफ ग्रामर जो है निमिषा बंसल मैम की। अब एरर डिटेक्शन की बात करती हूँ। एरर डिटेक्शन के लिए ना आपको निमिषा बंसल की 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वो देख सकते हो। और जब वो आप देख रहे हो ना, तो आप अपने शॉर्ट नोट बनाना, उसका जो एरर डिटेक्शन आता है फ्री में। तो मतलब ऐसा होता है कि उसमें से 2-3 ऐसे होते हैं जो आपसे बन जाएँगे नॉर्मली, मतलब जो नॉर्मल बेस आते हैं, तो वो मैं कर लेती हूँ। जिनमें मैं श्योर नहीं होती वो मैं नहीं करती। तो अब बात करते हैं मिस स्पेल की। देखो, मिस स्पेल भी ना तभी आता है जब आपकी वोकैब्युलरी अच्छी होती है। अब
अब आपको अगर किसी वर्ड की स्पेलिंग ही नहीं पता, वोकैब्युलरी तो दूर की बात है, आपको स्पेलिंग नहीं पता हो, मिस स्पेल्ड में कैसे ढूँढोगे? एंड मैं ज़रूरी नहीं मिस स्पेल्ड हमेशा बहुत ईज़ी आ जाए कि आपको क्वालिटी में एरर फाइंड करने को आ जाए या फिर बहुत ईज़ी वर्ड दे रखे हैं, कभी-कभी लंबे वर्ड भी देते हैं। तो उसमें ना बिल्कुल छोटी-सी मिस्टेक होती है आई और ई को लेके जो जल्दी से समझ नहीं आती। तो इसलिए अगर आपकी वोकैब्युलरी रीडिंग अच्छी होगी, तो आप वो उसको ना अच्छे से कर पाओगे। एंड उसके बाद हम आते हैं वोकैब्युलरी बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी-कभी सिनोनिम, एंटोनिम ढूँढने वाले। उसके अलावा आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट के वर्ड आते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के बारे में बताऊँ ना, मेरे को बताऊँ सच में ना, तो मेरे को वन ऑफ द बेस्ट मतलब पार्ट लगता है। वो 5 नंबर मुझे लगते हैं वो फ्री के होते हैं, बिकॉज़ अगर आपकी रीडिंग अच्छी है ना, आप एक बार में रीड करोगे, आपको वो सेंटेंस समझ में आ जाएगा, आप आराम से उसको रीअरेंज कर सकते हो। वैसे ही वर्ड रीअरेंजमेंट होता है, मेरे को वो भी बेस्ट लगता है, बिकॉज़ ये ना आराम से बन जाते हैं। बस आपकी ना रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज़ जब आप उसको रीड करते हो ना, तभी आपको पता चल जाता है कि कौन-सा सेंटेंस किस जगह पे आएगा। ठीक है? क्या पैराजंबल में ऐसा नहीं है कि कभी नहीं बनता। ऑफ़ कोर्स अगर ईज़ी पैराजंबल आता है तो बन जाता है, जिसमें बहुत बड़े-बड़े बहुत बड़े-बड़े सेंटेंस होते हैं ना, जैसे 3-4 लाइन के एक में सेंटेंस है और 5-6 या 7 तक के जो है पैराजंबल होते हैं, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बट ऐसा नहीं होता कि पैराजंबल बिल्कुल ही स्किप करने वाला होता है, नहीं। एग्ज़ाम में अगर आपको पैराजंबल दिख रहा है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसको सबसे एंड में अटेम्प्ट करना, पूरा एग्ज़ाम करने के बाद। पता है उसको स्टार्ट करना, हमेशा जो है आपको पैराजंबल में फर्स्ट एंड लास्ट का जो है वर्ड आपको हमेशा मिल जाएगा कि फर्स्ट में कौन-सा पार्ट आना है और लास्ट में कौन-सा पार्ट आना है, वो मिल जाता है आराम से। तो अगर आपको मतलब मार्क्स 6 या 5 नंबर का भी पैराजंबल आ रहा है, आपको अगर उसमें से 2 भी पता चल रहे हैं कि फर्स्ट में और एंड में क्या आएगा, तब भी देखो आप 2 नंबर ले सकते हो। तो बिल्कुल स्किप करने वाला नहीं होता, एक ट्राई ज़रूर देना। उसके अलावा सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है, आरसी। अब देखो आरसी तभी अच्छी होगी जब अगर अगर आपकी जो है रीडिंग स्किल्स अच्छी होंगी। बिकॉज़ आरसी को पढ़ना, अगर मान लो आपने 4 बार वो आरसी पढ़ी तो टोटली टाइम वेस्ट होगा। तो आपकी रीडिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको जो है आरसी सिर्फ़ एक बार पढ़ने की ज़रूरत पड़े एंड आपके जो है आंसर आ जाए। एंड अब लोग पूछते हैं कि पहले क्वेश्चन पढ़ें या आरसी पढ़ें, तो देखो मैं अपनी बताऊँ तो मैं जो है आरसी में सबसे पहले क्वेश्चन देखती हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने देखा, मुझे आइडिया पता चल जाता है कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। जब मैं वो आरसी रीड करना स्टार्ट करती हूँ तो मुझे ज़्यादातर ना फर्स्ट पैराग्राफ में ही उसका आंसर मिल जाता है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने उसको मार्क किया आंसर को, ठीक है। उसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन पे गई, मैंने सेकंड क्वेश्चन पढ़ा, फिर से मैंने आरसी पढ़ना स्टार्ट किया एंड पता है क्या होता है, कभी-कभी वो उसका भी आंसर जो है ना सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट में मिल जाता है। तो इस तरीके से आरसी रीड करें, क्योंकि अगर आपने पहले आरसी रीड कर ली उसके बाद क्वेश्चन पे गए ना, जब तक आप भूल जाओगे। लेकिन कई बार ऐसी आरसी आती है जो ईज़ी टाइप में होती है, जिसमें हमें याद होता है कि हमने इसके बारे में इस वाले पैराग्राफ में पढ़ा था, तो वो मार्क्स मतलब आराम से हम टिक कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। तो इट कंप्लीटली डिपेंड कि आपकी आरसी किस लेवल की आ रही है। ईज़ी लेवल की आ रही है तो आप पहले आरसी को रीड कर सकते हो, अगर थोड़ी मॉडरेट टाइप लग रही है, आपको ज़्यादा हार्ड टाइप लग रही है, तो आप क्वेश्चन के हिसाब से आरसी को पढ़ें, ठीक है? अब जो है एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कैसे करना है वो बताती हूँ। देखो, सबसे पहले ना आप मिसलेनियस का पार्ट करो, ठीक है? मिसलेनियस आपने पूरा कर लिया एग्ज़ाम में। आरसी को हमेशा, आरसी और पैराजंबल को हमेशा एंड के लिए छोड़ना, ठीक है? मान लीजिए आपके पैराजंबल भी आया है एग्ज़ाम में, आपने पहले पूरा मिसलेनियस का पार्ट कर लिया, ठीक है? उसके बाद आप आराम से आरसी करो। ज़रूरी नहीं होता कि हर बार पैराजंबल आए, पैराजंबल कभी-कभी आता है किसी-किसी शिफ्ट में। तो उसके बाद ना मान लीजिए आपने 10 मिनट में मिसलेनियस का पार्ट कर लिया, अब आपके पास 10 मिनट जो हैं उसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आरसी करनी है। तो उस टाइम ना आपका माइंड बिल्कुल फ्री होता है, बिकॉज़ आपको पता होता है कि अब आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ आरसी रह गया है। तो आप उस पे ना अच्छे से फ़ोकस कर पाते हो, आराम से उसको पढ़ो, उस टाइम आपके पास 10 मिनट है, कोई जल्दबाज़ी नहीं है। आराम से उसको रीड करो, आराम से टाइम दो उसको और आपका वो जो है आरसी आराम से हो जाती है। वैसे तो आरसी 7 से 8 मिनट में आराम से हो जाती है, लेकिन अगर आपके पास उसके बाद भी टाइम बच रहा है तो आप मिसलेनियस में कुछ ऐसे टॉपिक देख लो जो आपको नहीं आए थे उस टाइम, हो सकता है दोबारा में आ जाए। एंड अगर आपके वो एग्ज़ाम में पैराजंबल भी है, तो फर्स्ट प्रेफ़रेंस आप अपनी आरसी को देखना, उसके बाद जो है पैराजंबल पे जाना। वो आपके ऊपर है, अगर आपका पैराजंबल पे अच्छी प्रैक्टिस है, तो ऑफ़ कोर्स आप पैराजंबल पहले कर सकते हैं, बट अगर आपको पैराजंबल में प्रॉब्लम रहती है, तो पैराजंबल एंड में करना है, ठीक है? उसके अलावा अब प्रैक्टिस सोर्स की बात बताती हूँ, तो आप सेक्शनल मूक ज़रूर लगाएँ इंग्लिश का, बिकॉज़ सेक्शनल मूक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपका ना पर्टिकुलर सेक्शन पे जो पकड़ बनती है, ठीक है? उसके अलावा ना जब भी आप मूक करते हो उसको अच्छे से एनालाइज़ करें, बिकॉज़ जब आप एनालाइज़ करते हैं तब आपको जो है ना अपनी वीकनेस के बारे में पता चलता है।
आपको पता चलेगा कि आपके ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिस पे आपको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। जैसे कि अब मुझे पता है कि मेरे को ज़्यादातर दिक्कत आती है पैराजंबल में क्लोज़, और ज़्यादातर एरर में आती है, क्लोज़ टेस्ट वगैरह हो जाते हैं, तो मैं उनके जो है पर्टिकुलर काम करती हूँ उन पे, ताकि मैं उनको और अच्छा कर सकूँ। तो वैसे ही आपको भी पता करना है कि आपका कौन-सा टॉपिक वीक है, उसी टॉपिक पे आप ज़्यादा क्विज़ेस लगाएँ, टॉपिक टेस्ट लगाएँ, ठीक है? उसके अलावा सेक्शनल मॉक जब करते हैं, आपने एनालाइज़ करा, सब किया, ठीक है? एनालाइज़ करने के टाइम पे एक और बेनिफिट होता है कि जो भी आपको नया वर्ड मिलता है ना, उसका भी आपको मीनिंग पता चल जाता है कि हाँ भाई, इसका ये मीनिंग है, तो आपको नया जानने को भी मिलता है, ठीक है? उसके अलावा बहुत सारी क्विज़ेस मिल जाएँगी आपको, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे आप क्विज़ेस लगा सकते हो डेली की, जैसे छोटी-मोटी क्विज़ेस मिल जाती हैं आपको। उसके अलावा मैं टीचर की, मैंने आपको बताया था, जहाँ से आप एडिटोरियल कर रहे हो वहीं से आप अपना बेस भी कर सकते हो, बहुत सारी क्लासेस मिल जाती हैं आपको वाईटी पे। उसके अलावा मैं अब आपको एक ऐसा सोर्स बताने वाली हूँ जो मैंने अभी रिसेंटली यूज़ करना स्टार्ट किया है, एंड मुझे वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट लगा। तो मैं सोच रही हूँ कि आपको भी वो ज़रूर सजेस्ट करूँ। वो आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं, बट मेरा काम है वो आपको बताना। मैं आपको इसमें ना सोर्सेज़ के बारे में बताऊँगी कि कहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी मैंने जो है रिसेंटली स्मार्ट कीड़ा का जो है स्मार्ट रीड मतलब यूज़ करना स्टार्ट किया है। बट इसको यूज़ करने से पहले ना इसको समझना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में क्या है और इसको कैसे यूज़ करना है, बिकॉज़ जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक आप इसको यूज़ नहीं कर पाएँगे। तो बेसिकली ये क्यों बनाया गया है, किस चीज़ के लिए? तो ये इसमें ना 2 तरीके के पार्ट हैं। जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो आपकी वोकैब, आरसी, एनसीईआर की स्किल्स यानी क्रिटिकल रीजनिंग के स्किल्स को एनहांस करने के लिए है, एंड जो इसका सेकंड पार्ट है वो आपकी ग्रामर की स्किल्स को एनहांस करने के लिए है। नाउ कि अब इसमें भी ना जो ये आरसी वाला सेक्टर, आपको ये जो ऊपर से 2 डॉट मिलेंगी, इससे आप इस वाले पे भी जा सकते हैं और ग्रामर पे भी जा सकते हैं। अगर मैं इसमें आरसी वाले पार्ट की बात करूँ तो ये भी ना देखो 2 तरीके से दे रखे हैं। एक आपका बेसिक टू मॉडरेट रहता है, एक आपका मॉडरेट टू एडवांस रहता है। तो बेसिक टू मॉडरेट बेसिकली इसमें क्या होता है ना, आपको वो वोकैब और वो क्विज़ेस मिलेंगी बेसिक टर्म की, मतलब ठीक है? मतलब अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, मतलब आपकी बहुत कम परसेंटाइल आती है, तो ये तो देखो आपको ही अच्छे से पता होगा कि आपका लेवल क्या है, उस हिसाब से ही आप इसको अटेम्प्ट करना। जब आपके जो है बेसिक अच्छे होने लगेंगे, देन उसके बाद आप मॉडरेट टू एडवांस पे जाना। बाकी मैं अपनी बात करूँ तो मैंने इसमें मॉडरेट टू एडवांस की क्विज़ेस लगाई हैं अभी तक। तो इसमें मैंने 2 क्विज़ेस लगाई हैं एंड काफ़ी अच्छा लेवल रहता है इसके अंदर। है ना, वोकैब के ऊपर होता है कि आपको इसमें इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखी होती है। सबसे पहले इसमें आपको कुछ वर्ड दिए जाते हैं, उस वर्ड से रिलेटेड ही आपको आगे जाके क्विज़ेस मिलती हैं, एंड पहले आपको उन वर्ड को अच्छे से पढ़ना होता है, देन उसके बाद आपको क्विज़ अटेम्प्ट करनी होती है। क्विज़ अटेम्प्ट जब आप कर लेते हैं ना, उसके बाद आपकी आरसी ओपन होती है। तो जो वो आरसी होती है ना, उसमें जितने भी आपने वर्ड पहले पढ़े होते हैं, उन्हीं के बेसिस पे वो क्वेश्चन भी देते हैं, एंड आरसी को आपको पहले रीड करना होता है, उसके बाद क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना होता है, एंड इसके अंदर एक बात और है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट किया, आपने गलत आंसर को है टिक किया, तो वो आपके पास तब तक आता रहेगा क्वेश्चन जब तक आप उसमें जो है करेक्ट आंसर टिक नहीं कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है ना, जितने भी वर्ड इसके अंदर दे रखे होते हैं वो आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाते हैं। अंदर ना आपको 2 से 3 क्विज़ेस फ्री भी मिल जाएँगी, तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। बाकी ग्रामर के पार्ट को बताऊँ तो इसमें ग्रामर के सारे टॉपिक मिल जाएँगे आपको। तो जिसको भी ग्रामर में प्रॉब्लम है, वो जो है पर्टिकुलर चैप्टर में किसी को प्रॉब्लम हो तो वो पर्टिकुलर चैप्टर कर सकता है। उसमें आपको पर्टिकुलर चैप्टर की नॉलेज भी मिल जाएगी, एंड बहुत सारे रूल्स एंड क्विज़ेस भी मिल जाएँगी, तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अभी स्मार्ट किड़ा पे 25% ऑफ भी चल रहा है, तो जिसको भी अभी कुछ भी परचेज़ करना हो, चाहे स्पीड ड्रिल हो या स्मार्ट रीड, तो वो भी परचेज़ कर सकता है। बाकी देखो, आप जितनी अच्छी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको है इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। किसी के पास कोई घुट्टी नहीं होती जो आपको पिला दे और आपको अचानक से चमत्कार हो जाए और आपके मार्क्स बढ़ जाएँ। ये सब आपको खुद ही करना है। कोई आपको डायरेक्शन दे सकता है, आपको समझा सकता है कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, लेकिन उन गलतियों पे काम सिर्फ़ आप करोगे। सेकेंडली ना, कभी खुद को किसी से कंपेयर मत करना कि हाय उसके तो 18 नंबर आ गए और मेरे सिर्फ़ 8 नंबर आ रहे हैं। कभी खुद को कंपेयर मत करो। हो सकता है कि आपकी इंग्लिश कमज़ोर हो और उसकी मैथ्स कमज़ोर हो सकता है ना? हो सकता है कि जब आप फुल मार्क्स लेके आ रहे हो तो आप उससे ज़्यादा मार्क्स लेके आ रहे हो। तो कभी भी खुद को किसी से कंपेयर मत करो, खुद को कम मत समझो। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इंग्लिश में वीक हो तो आप ऑल ओवर एग्ज़ाम में क्रैक नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनकी इंग्लिश वीक होती है और वो फाइनल एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, फाइनल सिलेक्शन भी ले लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। एंड सबसे प्लस पॉइंट जो एसबीआई के क्लर्क के एग्ज़ाम में और एसबीआई पीओ के एग्ज़ाम में है, इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, तो आपके पास बेनिफिट है कि आप अगर इंग्लिश को अपना एवरेज भी बना लेते हो और मैथ्स एंड रीजनिंग में हाई स्कोर कर लोगे ना, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। खुद पे विश्वास रखो, बिकॉज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन एनीथिंग, एंड बस पढ़ते रहो, एंड जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।